हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं मोहित कुमार एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। स्वागत करता हूँ आप सभी का करियर मेंटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट लेजिस्लेचर। इंडियन पॉलिटी के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधायिका क्या होती है। अब जैसे संसद हमने डिस्कस किया था, संसद होता है सेंट्रल लेवल पर, तो ऐसे ही राज्य के अंदर जो राज्य की सरकारें काम करती हैं उस सारे प्रोसीजर को बोला जाता है, विधायी जो कार्य होते हैं उस सब को बोला जाता है स्टेट लेजिस्लेचर। अब स्टेट लेजिस्लेचर के दो पार्ट होते हैं। वो दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर के होते हैं दो पार्ट। उन दो पार्टों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये दो पार्ट कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा। तो आप सभी इस शब्द से अच्छी तरह परिचित होंगे कि विधानसभा क्या होती है। हर एक राज्य के अंदर होती है विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं हो। लेकिन एक और हाउस होता है जिसको दूसरा सदन बोलते हैं, ऊपरी सदन। इस सदन का नाम होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये आपको हर एक राज्य के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ एक राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रावधान मिलता है। तो दूसरा जो हाउस होता है उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषद। हम जो बात करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है। विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों को दूसरे नाम से भी संबोधित किया जाता है। जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली को स्टेट असेंबली बोल दिया जाता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोल दिया जाता है स्टेट काउंसिल। ये सब क्या होती हैं? अब आपको, अगर आपने इससे पहले का वीडियो पार्लियामेंट का नहीं देखा है तो प्लीज़ वो ज़रूर देख लीजिए, ताकि आप इस बात को अच्छे से समझ सको कि किस प्रकार से कार्य चलता है। क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे सेंट्रल लेजिस्लेचर का होता है, यानी कि संसद की जैसे प्रक्रिया चलती है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा जो है, ये इक्विवेलेंट होती है लोकसभा के, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद जो है, ये इक्विवेलेंट होती है राज्यसभा की। तो जैसे प्रोसीजर राज्यसभा के अंदर चलता है वैसे ही प्रोसीजर लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के अंदर चलता है, और जैसा प्रोसीजर यहाँ पर विधानसभा के अंदर चलता है वैसा ही प्रोसीजर लोकसभा के अंदर चलता है। तो सिमिलैरिटीज़ बहुत सी हैं इनके बीच में। जो डिससिमिलैरिटीज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान के अंदर इनका जिक्र कहाँ किया गया है। तो संविधान का जो पार्ट 6 है, पार्ट 6 है, उसके अंदर इस चीज़ से संबंधित डिस्कशन किया गया है। किससे संबंधित? स्टेट लेजिस्लेचर से। अब स्टेट लेजिस्लेचर की अगर हम बात करते हैं तो इसका प्रोसीजर स्टार्टिंग कहाँ से है, उस चीज़ के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। इसका प्रोसीजर जो शुरू होता है, ये शुरू होता है संविधान के अनुच्छेद नंबर 168 से लेकर के 212 तक। संविधान का अनुच्छेद नंबर 168 से लेकर के 212 तक जो है पार्ट 6 के अंदर आता है, और ये डील करता है स्टेट लेजिस्लेचर से। अब स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर हमने देखा है कि दो पार्ट हैं। विधानसभा तो हर एक राज्य के अंदर है, लेकिन विधान परिषद जो है ये सिर्फ कुछ एक राज्यों के अंदर है। तो कितने राज्यों के अंदर विधान परिषद है? इस समय पर लेजिस्लेटिव काउंसिल, एलसी मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एट प्रेजेंट सिर्फ 6 स्टेट के अंदर कार्य कर रही है। 6 स्टेट हैं। तो उन स्टेट के नाम हम जान लेते हैं कि वो 6 राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, उन 6 राज्यों के अंदर नाम आता है, सबसे पहले नंबर पर नाम आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पर हो जाता है तेलंगाना। दूसरे नंबर पर नाम आता है तेलंगाना। तीसरे नंबर पर नाम आता है बिहार। चौथे नंबर पर आ जाता है उत्तर प्रदेश। चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। पांचवें नंबर पर आता है महाराष्ट्र, और छठे नंबर पर आता है कर्नाटका। तो ये 6 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद इस समय कार्य में है। बाकी राज्यों के अंदर नहीं है। तमिलनाडु के अंदर इस चीज़ का प्रोविज़न आया था, लेकिन अभी तक वो संसद के अंदर पारित नहीं हुआ है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है
कि अगर किसी राज्य के अंदर विधान परिषद बनानी है तो उसे बनाने की शक्ति किसके पास होती है। तो देखिए, विधान परिषद किसी भी राज्य के अंदर जो निर्मित होगी या खंडित होगी उसकी शक्ति होती है भारत की संसद के पास, पार्लियामेंट के पास। तो मेन पावर किसके पास है? मेन पावर होती है पार्लियामेंट के पास, संसद के पास। अब संसद कैसे पारित करेगी? उस राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा है, वो क्या करेगी? प्रस्ताव देगी। किसको? संसद को। प्रस्ताव पास करके देगी। किससे? स्पेशल मेजोरिटी से। मैंने वर्ड बोला है स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। हम इस वर्ड को कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है। जितने एट प्रेजेंट 50% उनका मेजोरिटी, जो टोटल स्ट्रेंथ है 50%, और जो प्रेजेंट है उनके 2/3 से ज़्यादा, 2/3 से ज़्यादा, वो स्पेशल मेजोरिटी होती है। उस स्पेशल मेजोरिटी से पास करके संसद के पास भेजता है। अगर संसद भी उस प्रस्ताव को पारित कर देती है, फिर राष्ट्रपति के आदेश अनुसार राष्ट्रपति जैसे ही उस पर साइन करते हैं तो राज्य के अंदर विधान परिषद का निर्माण हो जाता है। तो विधान परिषद का निर्माण कैसे होता है ये हमने जाना। अभी एट प्रेजेंट कितने राज्यों के अंदर विधान परिषद कार्य कर रही है? तो वो है ये 6 राज्य। अब जम्मू कश्मीर भी इस सूची में था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बना है तो जम्मू कश्मीर इस सूची से बाहर हो गया है। पहले भी ये 6 राज्य हुआ करते थे। आंध्र प्रदेश से टूट करके तेलंगाना बन गया तो 7 हो गए, लेकिन जम्मू कश्मीर बाहर चला गया तो फिर से 6 हो गए। तो 6 राज्यों के अंदर जो है इस समय पर विधान परिषद जो है वो कार्य कर रही है। सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि सेकंड चैम्बर जो है वो कहाँ कहाँ पर कार्य कर रहा है, कहाँ कहाँ पर कार्य नहीं कर रहा है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि कंपोजिशन क्या क्या होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन मतलब कितने कितने मेंबर इनके अंदर बैठते हैं, इस चीज़ के बारे में विचार कर लेते हैं। तो देखिए, कंपोजिशन की जब बात आती है, स्ट्रेंथ जिसको हम बोलते हैं या कंपोजिशन भी बोल देते हैं, कंपोजिशन, तो कंपोजिशन के अंदर हम देखते हैं 2 हमारे पास हाउस हैं, विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब सबसे पहले विधानसभा के अंदर देखते हैं विधान परिषद को, लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो पहले देख लेते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के अंदर। तो विधानसभा की अगर मैं बात करता हूँ तो विधानसभा के अंदर देखिए यहाँ पर क्राइटेरिया है मैक्सिमम और मिनिमम का, कि ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम। अब आप देखते होंगे कि हमारे पास ये होता है, हर एक राज्य के अंदर विधानसभा की सीट जो है वो फिक्स नहीं है, अलग अलग सीट्स हैं। अलग अलग सीट्स क्यों हैं? क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से। जितनी आबादी है, आबादी के हिसाब से सीटें आवंटित की जाती हैं। तो उसी हिसाब से क्या है, हल अलग अलग राज्य की आबादी जो है वो अलग अलग है। बिहार की आबादी कुछ और है, उत्तर प्रदेश की कुछ और है, वहीं गोवा सिक्किम की कुछ और है। तो उस हिसाब से अलग अलग सीटों का बंटवारा हुआ है, आवंटन हुआ है। तो उस आवंटन के आधार पर मैक्सिमम मिनिमम का क्राइटेरिया रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सीट हो सकती हैं और कम से कम कितनी सीट हो सकती हैं। तो मैक्सिमम अगर हम सीट की बात करते हैं, मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती हैं, तो किसी भी राज्य के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 500 सीट हो सकती हैं। 500 सीट से ज़्यादा विधानसभा के अंदर सीटें नहीं हो सकती। और अगर कम से कम की बात करें तो कम से कम 60 सीट होंगी, इससे कम सीटें नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पर भी एक छोटा सा बदलाव है, वो क्या है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर ये सीटें 60 से भी कम हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उनकी जो आबादी है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, उस हिसाब से वो बहुत कम है। तो इसलिए उनके लिए ये क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि आपके पास इतनी सीट होंगी, आपके पास इतनी सीट होंगी। अब वो राज्य कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं एक बार। तो देखिए, 2 राज्य 7 सिस्टर हमारी जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, उनके अंदर 2 राज्य हैं, मिजोरम और नागालैंड। सो मिजोरम और नागालैंड, मिजोरम के लिए ये सीटें 40 फिक्स की गई हैं और नागालैंड के लिए फिक्स की गई हैं 40 सीटें। सो इन 2 राज्यों के लिए 40 और 40 का बंटवारा हुआ है। अब इनसे अलग भी कुछ राज्य हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर पड़ता है एक अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के लिए 30 सीटें फिक्स की गई हैं। अब अरुणाचल प्रदेश से इधर आ जाइए तो आता है सिक्किम। सिक्किम भी एक बहुत छोटा राज्य है। तो सिक्किम के लिए जो सीट फिक्स की गई हैं वो भी है 30। फिर उसके बाद एक राज्य और बचता है हमारा साउथ के अंदर, गोवा।
तो गोवा भी बहुत छोटा राज्य है, तो वहाँ की विधानसभा की कंपोजिशन भी फिक्स की गई है 30। बाकी सभी राज्यों के अंदर या तो 60 या फिर 500, तो मैक्सिमम 500 तक हो सकती हैं और मिनिमम 60 तक। तो आबादी के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। तो आप देखते हैं कि कहीं पर 90 है, कहीं पर 100 है, कहीं पर 500 भी हैं, तो उस हिसाब से ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जिन राज्यों के अंदर ये सीटें कम हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ये 5 राज्य कौन कौन से हैं। उन 5 के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं विधान परिषद की कंपोजिशन के ऊपर, कि विधान परिषद के अंदर सीटें किस तरह से निर्मित होती हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी वही क्राइटेरिया रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रहेंगी और कम से कम कितनी रहेंगी। तो विधान परिषद का कम से कम का क्राइटेरिया है कम से कम 40 सीट जो है वो होंगी ही होंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा सीट कितनी होंगी? ज़्यादा से ज़्यादा सीट होंगी जितनी विधानसभा के अंदर सीटें हैं उनका 1/3 सीट। मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा के अंदर 240 सीट है, तो विधान परिषद के अंदर हो जाएंगी 80 सीटें। तो जितनी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के अंदर सीटें हैं, उसका 1/3 जो है वो विधान परिषद के अंदर सीट होंगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये रही बात कंपोजिशन की। ये हमने देखा कि कंपोजिशन के अंदर क्या क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि जैसे हम वहाँ पर देखते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, लोकसभा के अंदर जो राष्ट्रपति जी हैं वो क्या करते हैं? बंदों को नॉमिनेट कर देते हैं। नॉमिनेट का मतलब नामित कर देते हैं कुछ व्यक्तियों को। तो वहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पर 2 व्यक्तियों को नामित कर सकते थे राष्ट्रपति जी। अगर आंग्ल भारतीय समुदाय का रिप्रेजेंटेशन संसद के अंदर प्रॉपर ना हो, तो ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो 2 व्यक्तियों को, आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के अंदर नामित कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा कोई प्रोसीजर है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारी है विधानसभा, उसके अंदर किसी को नामित किया जा सकता है? तो हाँ, इसका प्रावधान है। यहाँ पर अगर रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर ना हो तो एक मेंबर को नॉमिनेट किया जा सकता है। एक मेंबर को नॉमिनेट किया जा सकता है। कितने मेंबर को? एक मेंबर को। और इसको नॉमिनेट कौन करेगा? नॉमिनेट करेंगे गवर्नर। राज्य के जो मुख्य प्रभारी होते हैं, डिफैक्टो हेड जो होते हैं, वो कौन होते हैं? गवर्नर। यानी कि राज्य के राज्यपाल जो होंगे वो एक व्यक्ति को, आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को यहाँ पर नामित कर सकते हैं विधानसभा के अंदर। तो ये हमने जान लिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एडजस्टमेंट जो होता है सीटों का जो बंटवारा होता है, सीटों के बंटवारे की जब बात करते हैं तो सीटों का बंटवारा किस प्रकार से होता है? तो सीटों के बंटवारे को लेकर के देखिए, हुआ ये था कि जब इमरजेंसी ख़त्म हुई थी, तो इमरजेंसी आप सभी जानते हैं 1975 का दौर था, तो उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, संविधान संशोधन आया था एक, जिसको बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है उस संशोधन को, अगर आप लोगों को याद हो ये चीज़। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, 42वां संविधान संशोधन जो था, ये आया था सन 1976 के अंदर। इस संशोधन के तहत जो डिलिमिटेशन कमीशन जो था उसको फिक्स कर दिया गया था 2001 के लिए, कि 2001 तक लोकसभा, राज्यसभा, जितनी भी विधानसभाएं हैं, सब के अंदर जो सीटें जितनी हैं, जहां पर अगर कहीं पर 50 सीट हैं तो 50 फिक्स कर दी गई, 100 सीट है 100 फिक्स कर दी गई, 200 सीट है 200 फिक्स कर दी गई। 2001 तक उनके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन उसके बाद 2001 के अंदर फिर एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001। ये इम्पोर्टेंट है। इसके तहत क्या किया गया कि 2026 तक के लिए सारी सीटों को फिक्स कर दिया गया कि जो जहां पर है वो यथावत बना रहेगा। 2026 तक इनके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो आप देखते हो कि अभी भी एट प्रेजेंट जो हैं सीटें वो वही हैं जो आज से 20 साल पहले थी। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि इस संविधान संशोधन के तहत उनको क्या कर दिया गया है? फिक्स कर दिया गया है। अब जब उन सीटों को फिक्स कर दिया गया है तो आप देखोगे कि कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जो रिजर्व्ड सीट होती हैं। तो जो फिक्सेशन हुआ है वो रिजर्व्ड सीट के लिए भी हुआ है, यानी कि रिजर्व्ड सीट जो हैं वो भी सन 2026 तक के लिए फिक्स कर दी गई हैं। रिजर्व सीट कैसी होती हैं कि SC ST OBC कैंडिडेट के लिए अलग अलग सीटें रिजर्व होती हैं। अब मान लीजिए कोई सीट ऐसी है जो SC कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, तो वहाँ पर सिर्फ SC कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है, तो और कोई उस पर सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता। तो वो जो रिप्रेजेंटेशन है, रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है, वो भी सन 2026 तक के लिए फिक्स कर दिया गया है।
तो कंपोजिशन के अंदर हमने देख लिया कि कंपोजिशन के अंदर क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों के अंदर हमने देख लिया। नॉमिनेशन की अगर बात की तो यहाँ पर नॉमिनेशन की हमने बात की है लेजिस्लेटिव असेंबली की। लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो नॉमिनेशन होता है, जिन मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं गवर्नर साहब, तो उसकी इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन को हम डिस्कस करेंगे इसके अभी। तब देखते हैं कि यहाँ पर कितने बंदों को नामित करते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं कि चुनाव किस प्रकार से होते हैं। तो विधानसभा के चुनाव आप सभी जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव तो सिंपली जो भी अडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग होते हैं, जो भी व्यक्ति 18 वर्ष या उससे ज़्यादा की उम्र का होता है तो उसका वोटिंग लिस्ट में नाम आ जाता है। इलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन और लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन। सो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, इसका इलेक्शन तो आप सभी जानते हैं कि नॉर्मल प्रोसीजर से होता है। अडल्ट फ्रेंचाइजी 18 वर्ष से ऊपर का जो भी व्यक्ति है वो अपनी वोट बनवा सकता है, उसको वोट बनवाने का पूर्ण अधिकार है, वोट डालने का उसका अधिकार है, ये उसका राइट होता है। तो मताधिकार उसका है, वो अपने मताधिकार का उपयोग करेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इलेक्शन डालेगा और मेंबर्स को चुनता है, जिनको हम बोलते हैं एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये उसकी फुल फॉर्म होती है। सो लेजिस्लेटिव असेंबली का कार्यकाल कितना होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली का कार्यकाल होता है 5 साल के लिए। 5 साल से पहले भी इसके इलेक्शन हो सकते हैं। वो कब हो सकते हैं? अगर जो सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर, वो रिज़ाइन कर दें। और किसको करेंगे रिज़ाइन? गवर्नर को। तो वो गवर्नर साहब को बोल दें कि मैं इलेक्शन कराना चाहता हूँ, तो अपने समय से पहले भी वो रेजिग्नेशन लिख करके गवर्नर को दे सकते हैं और री इलेक्शन हो सकता है स्टेट के अंदर। लेकिन 5 साल से ज़्यादा ये पीरियड एक्सटेंड नहीं होता, एक केस को छोड़ करके। और वो केस कौन सा है? 5 साल से ज़्यादा एक ही केस के अंदर एक्सटेंड कर सकते हैं, वो है इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी लगी हो तो 1 साल के लिए इस पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है। और ये काम कर सकती है सिर्फ और सिर्फ संसद, पार्लियामेंट के पास ये अधिकार होता है, राज्य के पास ये अधिकार नहीं होता। तो इमरजेंसी अगर लगती है तो इमरजेंसी के केस में इस पीरियड को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और ऐसे एक साल करके इसको अनियमित समय के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये होता है प्रोसीजर लेजिस्लेटिव असेंबली का। अब हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इलेक्शंस किस प्रकार से होते हैं। विधान परिषद की बात अभी हम करते हैं। तो विधान परिषद के अंदर का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है? तो देखिए, अलग ऐसे है कि यहाँ पर जो 1/3 सीट होती है, 1/3 सीट पर जो वोट करते हैं, उनकी वोटिंग करने का अधिकार जो मिला है वो मिला है जो म्यूनिसिपैलिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो होते हैं उनके मेंबर्स को। वो 1/3 सीटों के लिए मतदान करते हैं। तो इस तरह की जो कार्यकारी संस्थाएं होती हैं वो संस्थाएं इसके लिए मतदान करती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है 1/12 सीट के लिए मतदान जो करते हैं वो करते हैं जो ग्रेजुएट युवा होते हैं, ग्रेजुएट यूथ, और जिनको कम से कम 3 साल हो चुके हैं डिग्री किए हुए, 3 साल कम से कम उसको ग्रेजुएशन किए हुए हो चुके हों, तो वो व्यक्ति। अब 1/12 सीटों के लिए मतदान जो करेंगे वो करेंगे टीचर्स, जिनको 3 साल कम से कम सर्विस हो चुकी हो, जिनकी 3 इयर्स की सर्विस हो चुकी हो। और ये जो टीचर होंगे ये कम से कम सेकेंडरी लेवल से होंगे या उससे ऊपर के होंगे, सेकेंडरी लेवल से ऊपर के। तो यहाँ पर ये आ जाता है 1/12 सीट हो गई, 1/12 सीट हो गई, 1/3 सीट हो गई। तो अब आ जाता है 1/3 सीट। इन 1/3 सीट के लिए वो व्यक्ति मतदान करेंगे मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स विच आर नाउ नॉट अ मेंबर। तो जो मतलब पूर्व एमएलए होंगे, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का एट प्रेजेंट मेंबर नहीं है, वो मेंबर 1/3 सीटों के लिए मतदान करेगा। अब यहाँ से ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद जितनी भी सीट बचती हैं, जो रेस्ट सीट हैं, इसके अलावा जो बचती हैं, रेस्ट सीट के लिए नॉमिनेशन कौन करता है? रेस्ट सीट नॉमिनेटेड बाय गवर्नर।
तो आप देख रहे हो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद जो हुई, विधान परिषद तो एक ऐसा सदन हो गया कि जिसके अंदर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन तो किसी का भी नहीं है। यहाँ पर तो अलग अलग व्यक्ति चुन रहे हैं, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। आम जनता का कोई इसके अंदर इलेक्शन के अंदर डायरेक्ट रोल नहीं है, ये सब इनडायरेक्ट हो रहा है, या मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट हो रहे हैं। तो इसीलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधान परिषद है, ये ना तो राष्ट्रपति के इलेक्शन के अंदर वोटिंग कर सकते हैं, ना राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं उनका जो इलेक्शन होता है उसके लिए वोटिंग कर सकते हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में ये क्वेश्चन एसएससी में इस बार पूछा गया था कि विधान परिषद के जो उसके अंदर ये क्वेश्चन था कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं निम्न में से कौन सी बॉडीज ऐसी हैं जो राष्ट्रपति जी के इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। तो वहाँ पर मैक्सिमम के अंदर जो 3 ऑप्शन थे उनके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी था, एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं था, और वही ऑप्शन सही था क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं शायद अब आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। अब जो खुद इनडायरेक्टली इलेक्टेड है तो वो डायरेक्टली इलेक्शन नहीं कर सकते, राइट। तो ड्यूरेशन के बारे में हमने बात की, ड्यूरेशन लेजिस्लेटिव असेंबली का हमने देख लिया कि 5 साल के लिए होता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का ड्यूरेशन कितने साल के लिए होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्यसभा की तरह परमानेंट हाउस होता है, ये एक परमानेंट हाउस होता है। परमानेंट हाउस अगर है तो इसका कोई भी व्यक्ति अधिकतम 6 साल के लिए मेंबर रह सकता है, क्योंकि इसके 1/3 मेंबर हर 2 साल पर 1/3 मेंबर हर 2 साल पर रिटायर होते हैं, 2 साल में रिटायर होते हैं। 1/3 जो सदस्य होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। तो इस तरह से ये जो सदन होता है ये पूर्णतः परमानेंट होता है। 6 साल इसका मैक्सिमम कार्यकाल हो सकता है किसी भी व्यक्ति का। अब ये परमानेंट हाउस होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विधान परिषद का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो विधान परिषद जो है उसका कार्यकाल अनियमित समय के लिए होता है, जब तक कि संसद उसको भंग ना कर दे उस राज्य के अंदर। अब आगे बात करते हैं। ये हमने देख लिया कि लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनका हमने चुनाव करा दिया, सब कुछ हो गया। तो अभी हम बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन कैसी होती है इनके मेंबर्स के लिए चुने जाने के लिए, क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को अगर विधानसभा का मेंबर बनना है तो उसके लिए उसके पास क्या योग्यता होनी जरूरी है। तो देखिए, ये योग्यता तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक होना जरूरी है, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये क्राइटेरिया हो गए ऐसे। एज क्राइटेरिया, उम्र कितनी होनी चाहिए? तो फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में मेंबर चुने जाने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, और विधान परिषद में चुने जाने के लिए 30 साल की उम्र होना जरूरी है, कम से कम 30 साल की उम्र उसकी होनी चाहिए। तो ये होती है जनरल क्वालिफिकेशन। अब कुछ क्वालिफिकेशन ऐसी होती हैं कि जो राज्य के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट होता है, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो इलेक्शंस का चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोविजंस होते हैं। जो आचार संहिता वगैरह लगती है वो भी इसी के एक क्लॉज की वजह से लगती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 भी कुछ क्वालिफिकेशंस डिसाइड करता है। अगर वो योग्यताएं आपके पास नहीं है तो इलेक्शन कमीशन आपको डिसमिस कर देगा, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो देखिए वो योग्यताएं क्या है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 कहता है कि जो भी व्यक्ति जिस राज्य के अंदर चुनाव लड़ रहा है शुड बी अ मेंबर ऑफ वोटर लिस्ट इन दैट स्टेट। यानी कि जो व्यक्ति जिस राज्य के अंदर चुनाव लड़ रहा है वो उस राज्य की वोटर लिस्ट के अंदर उसका नाम होना जरूरी है। अगर उसका नाम उस राज्य की वोटर लिस्ट के अंदर नहीं है तो वो योग्य नहीं है अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत। और ये बोलता है कि SC ST OBC की जो सीट्स रिजर्व होती हैं उसके ऊपर वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जिसका नाम उस
पर चुनाव लड़ने के लिए जो व्यक्ति मतलब इस कास्ट से बिलोंग करता हो, जिसके पास इस कास्ट का सर्टिफिकेट उस राज्य का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं जो उसके पास होनी ज़रूरी हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बोलता है। तो डिसक्वालिफिकेशन के भी सारे यही रीज़न हो सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इन में से किसी भी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो व्यक्ति डिसक्वालीफाई हो जाएगा, उसका जो पिटीशन है वो एक्सेप्ट नहीं होगी और वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अब इस चीज़ का फैसला जो करता है चुनाव लड़ पाएगा या नहीं लड़ पाएगा, तो ये करता है इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ की पावर होती है। अब आगे हम देखते हैं कि व्यक्तियों का चुनाव हो गया, क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन के बारे में हमने जान लिया। अब बात कर लेते हैं कि व्यक्ति इलेक्शन जीत करके आ जाता है तो उसको शपथ कौन दिलाता है। ओथ के बारे में बात करते हैं कि उसको शपथ कौन दिलाता है। ओथ। तो देखिए, जो भी व्यक्ति लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का मेंबर चुन करके आएगा तो वो व्यक्ति क्या होगा, जो बहुमत में होगी पार्टी उसका लीडर होगा। और उसके लीडर जो होंगे वो क्या करेंगे, राज्य का जो महामहिम है वो कौन है, राज्यपाल है। तो राज्यपाल के पास वो अपना प्रस्ताव लेकर के जाएंगे कि मैं सरकार बनाने का प्रस्ताव रखता हूँ। तो अब उसके बाद आप सभी जानते हैं कि मैक्सिमम उसके पास कितना टाइम होता है कि उसको 6 महीने के अंदर अंदर जो है फ्लोर टेस्ट पास करना होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर वो जाएंगे किसके पास, गवर्नर के पास। तो गवर्नर साहब क्या करेंगे, सीएम और सीएम के साथ साथ जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जिनका नाम सीएम देंगे, उन कैबिनेट मिनिस्टर को सीएम साहब और कैबिनेट मिनिस्टर को गवर्नर साहब जो राज्यपाल हैं राज्य के, वो शपथ दिलाएंगे। और जो बाकी मेंबर्स बच गए लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन मेंबर्स को कौन शपथ दिलाएगा, तो यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर के साथ साथ जो स्पीकर होते हैं उनको भी शपथ गवर्नर दिलाते हैं खुद। और स्पीकर आगे क्या करेगा, स्पीकर आगे शपथ दिलाएगा जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनको, जो छूट गए हैं, तो उन सभी को शपथ दिलाते हैं आगे स्पीकर। अब स्पीकर को ये पावर कौन देता है, स्पीकर को ये पावर देते हैं गवर्नर। तो ओवरऑल अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो जनरल जो आंसर है वो ये है कि राज्यपाल जो है वो शपथ दिलाते हैं, लेकिन राज्यपाल सभी मेंबर्स को शपथ नहीं दिलाते। नाम जो शपथ जो लेते हैं वो वही लेते हैं राज्यपाल के नाम से, लेकिन ये शपथ ग्रहण का जो कार्य करते हैं आगे पूर्ण वो स्पीकर साहब करते हैं। ऐसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो होता है तो वहाँ पर चेयरमैन इस चीज़ का कार्य करते हैं। चेयरमैन जो है वो शपथ दिलाते हैं। तो चेयरमैन और स्पीकर का जो चुनाव होता है ये कैसे होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली अपने बीच से ही मेंबर्स से एक व्यक्ति को स्पीकर चुनती है और डिप्टी स्पीकर चुनती है। ऐसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच से ही एक व्यक्ति को चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन चुना जाता है। जैसे राज्यसभा के अंदर तो चेयरमैन जो होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति जी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चेयरमैन होते हैं वो इनके बीच से ही एक मेंबर होता है जिसको चेयरमैन चुना जाता है। तो शपथ कौन दिलाते हैं, शपथ दिलाने का कार्य करते हैं गवर्नर साहब। अब मान लीजिए कि वैकेंसी अगर बनती है, वैकेंसी कैसे बन सकती है सीट की, विधानसभा और विधान परिषद दोनों के अंदर। तो वैकेंसी का मतलब क्या होता है, मतलब जो सीट है वो खाली हो जाए। तो वैकेंसी की जो पोजीशन बनती है वो कुछ क्राइटेरिया से बनती है, कुछ कारणों से बनती है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी के टाइम में एमएलए है और वो एमपी का इलेक्शन जीत जाता है तो वो एमपी बन जाता है, तो वो क्या करेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। अब आप सभी को पता है कि इधर वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, उधर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया। तो डबल मेंबरशिप नहीं रख सकते। डबल मेंबरशिप होते ही उसको जो उनकी अपर जो हायर पोस्ट होती है वो कैंसिल हो जाती है। तो उनको क्या है, इस चीज़ को क्लैरिफाई करना होता है, एक जगह से इस्तीफ़ा देना होता है। तो वो क्या करेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट से अपनी इस्तीफ़ा दे देंगे, वो अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी वैकेंसी। अब ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, इस वैकेंसी के लिए क्या होगा, इस वैकेंसी के लिए होता है री इलेक्शन। सिर्फ इस सीट के लिए होगा जहाँ पर ये वैकेंसी क्रिएट हुई है। तो आप देखते भी होंगे कि कई जगह पर री इलेक्शन चलते रहते हैं, अलग अलग स्टेट के अंदर 2 सीटों के लिए, 4 सीटों के लिए। तो वो ऐसे ही होता है, कोई मान लीजिए कोई एमएलए है वो एक्सपायर हो जाता है, तो उसके बाद उनका जो बचा हुआ कार्यकाल है उसके लिए, उस सीट के लिए री इलेक्शन हो जाता है। अब री इलेक्शन होने पर जो कैंडिडेट जीत करके आएगा वो 5 साल के लिए चुनाव मतलब 5 साल के लिए मेंबर नहीं रहेगा, 5 साल के लिए एमएलए नहीं बनने वाला।
वो कितने समय के लिए एमएलए बनेगा? वो बनेगा जितना कार्यकाल बचा हुआ है। अगर 6 मंथ का पीरियड बचा हुआ है तो 6 महीने के लिए वो एमएलए बनेगा। 2 साल का पीरियड बचा हुआ है तो 2 साल के लिए, 3 साल का बचा हुआ है तो 3 साल के लिए। ये नहीं है कि अब वो इलेक्शन जीत गया है तो वो 5 साल के लिए जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो जाता है। तो री इलेक्शन का प्रोसीजर कैसे होता है ये हमने जान लिया कि डबल मेंबरशिप वगैरह नहीं हो सकती, डिसक्वालीफाई हो जाता है कोई व्यक्ति, तब भी ऐसा हो जाता है। तो ये सब जो होती हैं वो चलता रहता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दो व्यक्तियों के बारे में कि जो स्पीकर होते हैं और जो चेयरमैन होते हैं, तो इनके पास क्या पावर्स होती हैं। तो इनके पास जो है वो पूर्ण रूप से ये इनको काफ़ी सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं। प्रिविलेजेस कैसे मिलते हैं? अगर आपने पढ़ा हो तो लोकसभा के स्पीकर को जो पावर्स होती हैं, तो राज्य के अंदर जो स्पीकर होता है उनको भी सेम पावर्स मिली होती हैं। मतलब मनी बिल वगैरह को ये डिसाइड करते हैं कि ये बिल मनी बिल है या ये बिल मनी बिल नहीं है। हाउस की प्रोसीडिंग्स ये प्रोसीड करते हैं। हाउस को समनिंग ये करते हैं, समनिंग करने का काम करेंगे, हाउस को समन करेंगे, एडजर्न करेंगे, प्रोरोग करेंगे। तो ये टर्म्स हमने वहाँ पर भी पढ़ी हैं, समन करना, एडजर्न करना, प्रोरोग करना। और कोरम के बारे में देखते हैं, कोरम को ये चीज़ देखते हैं कि कोरम है प्रॉपर या नहीं है। कोरम क्या होता है? अटेंडेंस वाला जो हमने पढ़ा था। तो ये सब जो टर्म्स हैं इनके मतलब और इनका जो प्रोसीजर है वो सेम टू सेम वही है जो संसद के अंदर चलता है। अब प्रोरोग करने का कार्य जैसे वहाँ पर राष्ट्रपति करते हैं तो यहाँ पर कौन करते हैं प्रोरोग? यहाँ पर प्रोरोग करेंगे गवर्नर। गवर्नर क्या करेंगे? जैसे कोई सेशन खत्म हो गया है तो स्पीकर साहब क्या करेंगे? स्पीकर साहब कहेंगे एडजर्नमेंट सीने डाई और प्रोरोग के बारे में गवर्नर को बोल देंगे। तो गवर्नर उसके बाद 2-4 दिन के बाद इस चीज़ की जो घोषणा पत्र होता है वो जारी कर देते हैं कि ये सेशन ओवर हो गया है, अब नेक्स्ट सेशन शुरू होगा। यानी कि ये सेशन यहीं तक था, शीतकालीन सत्र खत्म हुआ, अब बजट सत्र आएगा, या बजट सत्र अब खत्म हुआ तो अब जो आगे मॉनसून सत्र है वो प्रारंभ होगा। तो उस तरह से जो अलग अलग सेशंस चलते हैं उन सेशंस को समन करने का कार्य जो है वो स्पीकर करेंगे। और एडजर्न करना, प्रोरोग करना, कोरम वगैरह ये सब जो पावर्स होती हैं ये सब स्पीकर के पास होती हैं। स्पीकर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, यही सेम पावर्स इधर चेयरमैन के पास होती हैं। तो इनको क्या है, अलग अलग प्रिविलेजेस मिले होते हैं। प्रिविलेजेस मतलब इनको छूट मिली होती है इस चीज़ के लिए। इनके खिलाफ जो है इनको इनके पद से हटाया नहीं जा सकता। इनके पद से हटाने के लिए इनको 14 दिन पहले एडवांस नोटिस देना पड़ेगा और नोटिस देने के बाद इनके ऊपर जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस होती है वो चलेगी। ये प्रोसीडिंग्स के अंदर बैठ सकते हैं, वहाँ पर वोटिंग नहीं कर सकते। तो वो सब जो होता है कार्यवाही वो सब चलती रहती है। तो स्पीकर को जो है वो एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिले होते हैं। इनकी पावर ज़्यादा होती है चेयरमैन से भी ज़्यादा। वो इसलिए क्योंकि ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये बिल मनी बिल है या मनी बिल नहीं है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो होंगे वो 2 होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर स्पीकर और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के अंदर चेयरमैन। जिन राज्यों के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती तो वहाँ पर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कार्यवाही जो होती है वो स्पीकर जो है वो करेंगे। स्पीकर वहाँ पर जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर मौजूद होते हैं। तो अब यहाँ पर हर एक हाउस के अंदर स्पीकर के नीचे डिप्टी स्पीकर रहता है। डिप्टी स्पीकर वैसे तो नॉर्मल जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसका सदस्य होगा, लेकिन अगर किसी कारणवश स्पीकर मौजूद नहीं है तो वो एज अ स्पीकर कार्य करेंगे और उनको वो सभी पावर्स होंगी जो एक स्पीकर के पास होती हैं। ऐसे ही यहाँ पर डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं उनके पास वो सब पावर्स होंगी जो चेयरमैन के पास होती हैं, लेकिन तब जब वो चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ करके सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चला रहे हों तब। तो ये होता है प्रोसीजर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कार्यवाही कैसे होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर कार्यवाही कैसे चलती है। तो कार्यवाही के बारे में देख लेते हैं कि कार्यवाही कैसे चलती है। तो देखिए प्रोसीजर क्या होता है, रूल्स प्रोसीजर। तो देखिए कैसे होता है, ये हो गई लेजिस्लेटिव असेंबली और ये इधर हो जाता है हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल।
तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में मैं बारी बारी से एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि कोई बिल आया है हमारे पास, उस बिल को इधर से पास कर देते हैं, फिर वो कहाँ जाएगा, किसके पास क्या क्या ऑप्शन है, अगर कोई क्या कर देता है तो क्या होगा। इस चीज़ को आप अपने नोट्स के अंदर बना लीजिएगा कि कैसे कैसे किस प्रोसीजर पर क्या होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, आप उसको 1 2 3 करके बना सकते हो कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर क्या होगा। मान लीजिए कोई रूल प्रोसीजर की हम बात कर रहे हैं, तो सिंपली प्रोसीजर तो वही होता है जैसे संसद के अंदर कार्यवाही चलती है कि हाउस की मीटिंग हुई, समनिंग हुई, सब कुछ हुआ। तो यहाँ पर कोई बिल लेकर के आए, मान लीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक बिल आता है, ये बिल आया है, तो इस बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली पास कर देती है। इसने पास कर दिया, अब ये यहाँ से पास हो गया, तो जिन राज्यों के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो यहाँ से ये बिल सीधा चला जाएगा गवर्नर के पास। सो ये हो गया गवर्नर के पास। अब गवर्नर के पास क्या ऑप्शन है, पहले उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं। गवर्नर साहब के पास सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि गवर्नर साहब ने, फर्स्ट ऑप्शन इनके पास है कि ये पास कर दिया। ओके, पास हो गया, गैजेट में छप जाएगा, बिल पास हो गया, राज्य के अंदर लागू हो गया। ओके, दूसरा ये हुआ, इन्होंने इसको पास करने के बजाय रिटर्न कर दिया, इन्होंने इसको वापस कर दिया, तो बिल जो हुआ यहाँ से फिर वापस गया इनके पास, इन्होंने दोबारा से इसको पास किया और गवर्नर के पास भेज दिया। अब गवर्नर के पास क्या है, गवर्नर अपने सस्पेंसिव वीटो का उपयोग कर सकता है, वो बिल पर कोई भी इसको वापस नहीं कर सकता। अब वो क्या करेगा, इसको रखेगा अपने पास ही, पास भी नहीं करेगा और अप्रूव भी नहीं करेगा और वापस भी नहीं भेजेगा, तो ये बिल ऐसे ही पड़ा रहेगा। और इनके पास एक ऑप्शन और होता है, वो ऑप्शन क्या होता है, वो ऑप्शन ये होता है कि ये इस बिल को भेज देते हैं प्रेसिडेंट साहब के पास। अब एक्शन लेना है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, प्रेसिडेंट साहब को कंप्लीट वीटो होती है राज्यों के केस में। अगर प्रेसिडेंट साहब चाहें तो इस बिल को खारिज कर सकते हैं, तो बिल जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, बिल्कुल कंडम हो जाएगा। इसको कहीं पर भी कोई भी इसका ये नहीं होगा कि इस बिल को पास माना जाएगा या कुछ होगा, तो बिल जो है वो खारिज हो जाएगा। अगर प्रेसिडेंट साहब इसको मंजूरी दे देते हैं तो फिर ये गैजेट में छप जाएगा। प्रेसिडेंट साहब इसको रिटर्न करते हैं, अब क्योंकि इन्होंने पहले ही रिटर्न कर दिया तो प्रेसिडेंट साहब रिटर्न नहीं करेंगे, तो वो इस पर फैसला ले सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस बारे में प्रेसिडेंट साहब डिस्कशन करेंगे गवर्नर के साथ। तो ये ऑप्शन होते हैं गवर्नर के पास। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ जिस राज्य के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है तो वहाँ पर क्या होगा। तो देखिए वहाँ की बात करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए होगा ये कि लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई बिल पास किया, तो ये बिल चला गया लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल ने क्या किया, फर्स्ट ऑप्शन इसके पास है कि इसने बिल को पास कर दिया। ओके, पास हो गया, यहाँ से गवर्नर के पास आया, इन्होंने भी पास कर दिया। ओके, सब कुछ सही है। अब मान लीजिए कि इन्होंने बिल को पास नहीं किया। अब इन्होंने अगर बिल को पास नहीं किया तो ये क्या करेंगे, इन्होंने बिल को रिटर्न कर दिया लेजिस्लेटिव असेंबली को कुछ संशोधन के साथ कि ये संशोधन कीजिए। अब इनके पास ऑप्शन है कि ये संशोधन को मान ले, संशोधन को मान लेते हैं तो बिल वापस आएगा। बिल वापस आया, इन्होंने संशोधन पेश किए थे तो अब ये उसको पास कर देंगे, फिर यहाँ से गवर्नर के पास और ओके, सारी प्रोसीडिंग हो गई। अब मान लीजिए कि इनके पास ऑप्शन है कि ये उसको संशोधन को नहीं मान रहे, इन्होंने संशोधन को नहीं माना तो नहीं माना तो नहीं माना, ऐसे ही बिल को दोबारा से पास करके यहाँ पर भेज दिया, इन्होंने बिल को पास नहीं किया। अब इन्होंने बिल को पास नहीं किया तो उस केस में भी बिल पास हो जाएगा। तो देखिए क्या है, जब ये फर्स्ट टाइम भेजते हैं तो पहली बार में 3 महीने के अंदर अंदर इनको बिल या तो पास करना है या वापस करना है। उसके बाद जब दोबारा से बिल आता है तो बिल ये चाहे पास करें या उसको खारिज कर दें, तो 1 महीने का टाइम होता है इनके पास। अगर ये 1 महीने के अंदर बिल को खारिज भी कर देते हैं तब भी बिल पास माना जाता है और वो सीधा चला जाएगा गवर्नर के पास। तो आगे गवर्नर के पास वो सभी ऑप्शंस होते हैं जो ऑप्शंस यहाँ पर होते थे, वो पास भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट साहब को भी भेज सकते हैं। तो ऐसे ही मतलब विधान परिषद जो है वो किसी भी बिल को क्या कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने के लिए अटका कर रख सकती है, इससे ज़्यादा इसका काम नहीं है। तो विधान परिषद के पास क्या शक्ति है, वो ये शक्ति है कि किसी भी बिल को मैक्सिमम 4 महीने के लिए ही रोक सकती है, ऑर्डिनरी बिल को। अगर वो मनी बिल है तो मनी बिल का प्रोसीजर हम सभी जानते हैं कि जो मनी बिल होता है तो मनी बिल के केस में
14 दिन के अंदर अंदर, सिर्फ 14 दिन होंगे इसके पास, 14 दिन के अंदर अंदर इसको बिल को या तो पास करना होगा या वापस करना होगा। ये पास करे या ना करे, बिल ऑटोमेटिकली पास माना जाता है, राइट। तो ये होता है लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग। किस तरह से प्रोसीजर चलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। विधान परिषद को कितनी पावर मिली हुई है ये आप लोगों ने देख ही लिया, सिर्फ 4 महीने की शक्ति है, इससे ज़्यादा की शक्ति इनके पास नहीं होती है। तो ये होता है रूल्स प्रोसीजर यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सदन के अंदर मौजूद रह सकता है, वोटिंग का प्रोसीजर किस तरह से होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों के अंदर। तो देखिए वोटिंग कौन कौन कर सकता है और कौन कौन सदन की कार्यवाही में मौजूद रह सकता है। तो देखिए जो भी मिनिस्टर होगा वो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य है या सदस्य है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो वो दोनों सदनों के अंदर मौजूद रह सकता है, प्रेजेंट तो दोनों के अंदर रह सकता है, लेकिन वोटिंग वही करेगा जिस हाउस का मेंबर होगा। मतलब अगर ये मिनिस्टर लेजिस्लेटिव असेंबली का यानी विधानसभा का सदस्य है तो ये विधानसभा के अंदर ही वोट डाल सकता है। वोट लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के अंदर नहीं डाल सकता। विधान परिषद के अंदर ये तब जाएगा जब यहाँ पर कोई सवाल पूछ लिया गया है इसके मंत्रालय से संबंधित और इसको जवाब देना है, तो ये विधान परिषद के अंदर पेश होगा और जवाब देगा, लेकिन वोट नहीं डाल सकता है। वोटिंग वहीं पर करेगा जिस हाउस का ये मेंबर है। और कौन है ऐसा व्यक्ति जो सदन की कार्यवाही में मौजूद रहेगा? तो देखिए आप सभी जानते हैं कि राज्यों के अंदर जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है वो होता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है ये दोनों सदनों की कार्यवाही के अंदर मौजूद रह सकता है, प्रेजेंट रह सकता है, कार्यवाही देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है। लेकिन वोटिंग की अगर हम बात करते हैं तो वोटिंग का अधिकार इसके पास नहीं है। नो वोटिंग, ये वोटिंग नहीं कर सकता। क्यों वोटिंग नहीं कर सकता? क्योंकि ये जो है सदन का किसी भी सदन का मेंबर ही नहीं है, तो इसीलिए ये वोट भी नहीं डाल सकता। तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन व्यक्ति ऐसा है जो वोटिंग कर सकता है, वोटिंग नहीं कर सकता है? कौन ऐसा है जो दोनों सदनों की कार्यवाही के अंदर मौजूद रह सकता है या नहीं रह सकता है? तो ये चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर कि क्या होता है, कैसे कैसे कार्यवाही होती है, प्रिविलेजेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो एक चीज़ और जान लेते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है हाउस की। जहाँ पर भी जिस भी राज्य के अंदर जो कार्यवाही चलेगी तो वो लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। तो लैंग्वेज की अगर हम बात करें, भाषा, कौन सी भाषा के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हैं वो चलती हैं, तो लैंग्वेज जो होगी तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश, हिंदी। इसके साथ साथ जो भी राज्य है उसके अंदर जो स्पीकर हैं वो लोकल लैंग्वेज के अंदर बोलने की अनुमति प्रदान करते हैं। तो लोकल भाषा के अंदर भी प्रोसीडिंग होती है, लेकिन स्टैंडर्ड जो भाषाएं हैं इंग्लिश, हिंदी के अंदर गैजेट छपता है किसी भी राज्य का। तो ये हो जाता है हमारा सारा स्टेट लेजिस्लेचर का प्रोसीजर। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रिविलेज है जिसके बारे में मुझे मुझे लगता है कि हो सकता है कि निकट भविष्य में इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी तक तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि कोई भी जो, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य है या लेजिस्लेटिव काउंसिल का, यानी कि एमएलए एमपीज जो होते हैं उनको क्या पावर्स होती हैं, उनको प्रिविलेजेस क्या मिले होते हैं। तो वो एक स्पेशल प्रिविलेजेस है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी मेंबर है, मान लीजिए चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है या वो मेंबर है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो उनको एक स्पेशल प्रिविलेजेस मिला होता है। वो स्पेशल प्रिविलेजेस मिला होता है उनके अरेस्ट से रिलेटेड। अरेस्ट से रिलेटेड कैसा होता है? मान लीजिए कि सेशन शुरू होना है लेजिस्लेटिव असेंबली का। लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन शुरू होने से 40 दिन ना तो पहले और ना 40 दिन सेशन के बाद उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो इस चीज़ में अरेस्ट की जो है वो छूट मिली होती है, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर अरेस्ट किया जा सकता है तो उसके लिए स्पेशल ऑर्डर्स जो हैं वो इशू होते हैं राज्यपाल की मंजूरी के साथ, तभी उनको अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये उनको एक स्पेशल प्रिविलेज होता है। किस चीज़ के लिए?
बीइंग अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और बीइंग अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो ये एक स्पेशल प्रिविलेज उनको मिला होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वो कई तरह से पूछ सकता है कि कितने दिन पहले या कितने दिन बाद उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो 40 दिन ये है, आपको वैल्यू जो है ये पता होनी चाहिए। तो अभी हम बात कर लेते हैं अलग अलग जो स्टेट होती हैं उनकी जो सीट्स होती हैं वो सब आप लोग देख लीजिएगा कि क्या होती हैं क्या नहीं। अलग अलग मुझे नहीं लगता कि ये इतनी इम्पोर्टेंट है। आप जिस राज्य से संबंधित हो, जो मतलब जिस राज्य के आप वासी हो, आप उस राज्य के बारे में जान सकते हैं। लोकल स्टेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर पूछ ली जाती है, लेकिन सेंटर के एग्ज़ाम्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऐसे बहुत कम देखने में आया है कि किसी राज्य की जो पॉपुलर से राज्य होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की पूछ ली, जहाँ पर ज़्यादा जो हैं वो सीट्स हैं, विधानसभा की कितनी सीटें हैं, विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, ये सब पूछ लिया जाता है। या किसी जैसे जम्मू कश्मीर अभी अलग हुआ है, यूनियन टेरिटरी बना है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं उनका क्या प्रोसीजर रहा है, किस तरह से सीटें डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। तो वो चीज़ें आप लोगों को जो अभी करंट अफेयर के अंदर रहती हैं, करंट की न्यूज़ में रहती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल नंबर 172। आर्टिकल नंबर 172 किस चीज़ से संबंधित है? स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आर्टिकल नंबर 172 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये संबंधित है कार्यकाल से। जो लेजिस्लेचर का कार्यकाल होगा, ड्यूरेशन, कि लेजिस्लेटिव असेंबली 5 साल के लिए होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो परमानेंट रहेगी। तो ये जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल से संबंधित है हमारा आर्टिकल नंबर 172। अब आपको एक चीज़ पता होगी, जब हमने गवर्नर का चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि गवर्नर जो हैं वो क्या करते हैं, संबोधन देते हैं। जैसे ही कोई नई वो जो सेशन शुरू होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, नए चुनाव के बाद नई सरकार आती है, तो उसका जो पहला सेशन होता है उसको गवर्नर साहब जो हैं वो संबोधित करते हैं, राज्य के राज्यपाल संबोधित करते हैं। तो वो संबोधित किससे करते हैं? ये अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल नंबर 176 के तहत, अनुच्छेद 176 के तहत, कि गवर्नर जो हैं वो एड्रेस करेंगे असेंबली को तो ये अधिकार मिलता है संविधान के अनुच्छेद नंबर 176 के तहत। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो आर्टिकल नंबर 177 है ये डील करता है किसी भी मंत्री, राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। इनके क्या अधिकार होते हैं? इनके अधिकार होते हैं कि किसी भी सदन की मीटिंग के अंदर ये प्रेजेंट रह सकते हैं, बोल सकते हैं, विचार अपने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये अधिकार इनको कहाँ से मिला है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को भी और किसी भी मंत्री को भी ये मिला है संविधान के अनुच्छेद नंबर 177 के तहत। अब आगे हम बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 178 की। आर्टिकल नंबर 178, आर्टिकल नंबर 178 जो डील करता है, ये डील करता है लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो पद हैं, उनकी जो पावर्स हैं, वो सब यहाँ पर आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 178 के तहत उनको मिलती हैं, जिसके तहत उनका सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो देखा जाता है। ऐसे 178 के बाद जैसे 179 आ जाता है तो वो स्पीकर के रिमूवल वगैरह इस चीज़ से संबंधित होता है। तो 178 से जो प्रोसीजर शुरू हो जाते हैं वो हो जाते हैं ऑफिसर से रिलेटेड प्रोसीजर। अब यहाँ पर ऐसे ही जब लेजिस्लेटिव काउंसिल की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास हो जाते हैं चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को जो ऑफिस की जो डिस्कशन है वो आती है आर्टिकल नंबर 182 से। सो 182 का जो आर्टिकल नंबर है ये संबंधित है ऑफिस ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। सो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन से संबंधित है अनुच्छेद नंबर 182। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जिसके बारे में पता होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मनी बिल जो है, मनी बिल, मनी बिल के बारे में अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि मनी बिल जो है, राज्यों से संबंधित मनी बिल, वो किस अनुच्छेद के तहत कंसीडर किया जाता है? तो आर्टिकल नंबर 199, आर्टिकल नंबर 199 क्या है? ये डील करता है मनी बिल से।
कहाँ का मनी बिल? स्टेट लेजिस्लेचर के मनी बिल से संबंधित है आर्टिकल नंबर 199। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वहाँ पर कौन सा होता है, लोकसभा के अंदर जो मनी बिल आता है वो आता है 110 से। तो ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर आर्टिकल नंबर 199 जो है वो डील करता है मनी बिल। किसका मनी बिल? स्टेट लेजिस्लेचर का मनी बिल। तो अब यहाँ पर एक और प्रोसीजर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आ जाता है बजट से संबंधित। कि जो बजट आता है आपका स्टेट का, जो बजट होता है वो जिसको बोलते हैं हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो किस आर्टिकल के तहत प्रस्तुत होती है? अनुच्छेद नंबर 202। तो ये क्या होती है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ स्टेट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट भी बोलते हैं। तो हमने बोला कि 168 से लेकर के 212 तक जो है वो इम्पोर्टेंट है। जो सारा का सारा आर्टिकल्स हैं वो किससे डील करते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर से, राज्य विधायिका से। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, वो है आर्टिकल नंबर 212। आर्टिकल नंबर 212 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 212 बोलता है, जो सबसे लास्ट आर्टिकल है, कि कोर्ट जो होंगी, लोकल कोर्ट्स जो हैं उनको ये पावर नहीं है, डज नॉट इंक्वायर द प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस। तो किसी भी सदन की जो कार्यवाही है उस कार्यवाही के बारे में कोर्ट जो है वो इंक्वायरी नहीं कर सकती हैं। किस चीज़ के बारे में? किसी भी सदन की जो कार्यवाही चल रही है उस चीज़ के बारे में, प्रोसीडिंग्स के बारे में, जो लेजिस्लेचर के अंदर दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, तो उनके बारे में कोर्ट जो है वो इंक्वायरी नहीं कर सकती हैं। तो एक लास्ट इम्पोर्टेंट जो है, जो इसके अंदर नहीं आता है, स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित नहीं है, लेकिन वो पावर जो है वो स्टेट से संबंधित है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। वो आ जाता है संविधान का अनुच्छेद नंबर 213। तो संविधान का अनुच्छेद नंबर 213 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद नंबर 213 संबंधित है गवर्नर को जो पावर है, गवर्नर्स पावर ऑफ प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। आप सभी जानते हैं कि जैसे राष्ट्रपति जी जो हैं वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं 123 के तहत, तो ऐसे ही 213 के तहत गवर्नर को भी पावर मिली होती है, जो राज्य के अंदर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब असेंबली कार्यवाही में ना हो। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस की क्या होती है, अवधि कितनी होती है, ये आप सभी जानते हैं कि जैसे ही असेंबली दोबारा रीअसेंबल होती है तो उसके बाद अगर असेंबली उसको पास कर देती है तो वो कानून माना जाता है, अगर पास नहीं करती है तो वो नल एंड वॉइड हो जाता है। तो ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा किस अनुच्छेद के तहत मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जो मुझे लगा है कि ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, मैंने उनको कवर किया है। अब इनसे बाहर अभी तक तो अनुच्छेद पूछे नहीं गए हैं, लेकिन अगर कल को पूछ लिए जाएं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मैक्सिमम इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ आ गया होगा कि कार्यवाही कैसे कैसे होती है, स्टेट लेजिस्लेचर कैसे कार्य करती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने नोट्स ज़रूर बनाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।